डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक नया चैप्टर पूर्ति का नियम और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं। जहाँ तक लॉ ऑफ सप्लाई का सवाल है, पूर्ति के नियम का सवाल है, हमें पूर्ति का नियम समझने से पहले इसके बिल्कुल पैरेलल चलने वाला चैप्टर मांग का नियम समझना होगा। पहले की वीडियो में मैंने मांग के नियम को बहुत विस्तृत से समझाया है। मांग का नियम बहुत सिंपल और साधारण सा नियम है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात मूल्य और मात्रा के विपरीत संबंध को मांग का नियम कहते हैं। ये मांग के नियम में बताया था। जो चीज़ मांग के नियम में होती है, पूर्ति में बिल्कुल उसके विपरीत स्थिति होती है। पूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, यानी प्राइस अगर प्लस होगी तो डिमांड भी प्लस होगी, और प्राइस अगर माइनस होगी तो डिमांड भी माइनस होगी। यानी जिस डायरेक्शन में प्राइस चलेगी उसी डायरेक्शन में डिमांड चलेगी, जिस डायरेक्शन में डिमांड कम होगी उसी डायरेक्शन में प्राइस कम होगी। ये पूर्ति का नियम है। पूर्ति का बहुत सिंपल और साधारण सा नियम है कि मूल्य के कम होने पर पूर्ति कम होगी, मूल्य के ज़्यादा होने पर पूर्ति ज़्यादा होगी। पूर्ति मूल्य के घनात्मक संबंध या मूल्य के साथ साथ चलती है। यह पूर्ति का नियम है। अब इसको अपन विस्तृत से समझते हैं। लिप्से कहता है कि पूर्ति एक प्रवाह है जिसमें प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह या प्रति वर्ष के रूप में व्यक्त की जा सकती है। जबकि बेनम कह रहा है कि पूर्ति से तात्पर्य वस्तु की उस मात्रा से लगाया जाता है जो प्रति इकाई समय में बिक्री के लिए उपलब्ध है। पूर्ति वो होती है जो कोई उपभोक्ता मांग करता है, और मांग के लिए जो वस्तु बेचने के लिए मार्केट में उपलब्ध है वो पूर्ति है। पूर्ति का अर्थ एक ऐसी तकनीक से है जिसमें विभिन्न समय कीमतों पर बाजार में विक्रयार्थ प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाया जाता है। एक निश्चित अवधि में कोई उत्पाद बिक्री करने के लिए इच्छुक और योग्य है, वो पूर्ति है। कोई भी व्यक्ति मांग कर सकता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझको ये आवश्यकता है, लेकिन वो बाजार में उपलब्ध होना पूर्ति कहलाती है। दुकानदार द्वारा उसका उपलब्ध करा देना पूर्ति कहलाती है। पूर्ति को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? तो जो चीज़ें मांग को प्रभावित करती है वो सारी की सारी चीज़ें पूर्ति को भी प्रभावित करती हैं। बहुत सिंपल सा, वस्तु का मूल्य है, परिवहन संचार के साधन है, उत्पादन की तकनीक है, उत्पादन के उद्देश्य हैं, संबंधित वस्तु के मूल्य। अब संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं और एक होती है पूरक वस्तुएं। इन वस्तुओं के मूल्य में भी यदि परिवर्तन होता है तो भी पूर्ति प्रभावित होती है। पूर्ति के लिए वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है, देश की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है, उत्पादकों और विक्रेताओं की रुचि भी प्रभावित होती है कि उत्पादक ने कितना उत्पादन किया, विक्रेताओं ने कितनी रुचि दिखाई। उत्पादकों और विक्रेताओं के गठबंधन भी प्रभावित करते हैं। सरकारी नीतियाँ भी प्रभावित करती है। उत्पादन के साधनों की कीमतें भी प्रभावित करती है। उत्पादन के जो साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, इनको प्राप्त करने की लागत चुकाई जाती है, जैसे पूंजी पर ब्याज है, श्रम को मजदूरी है, साहसी को लाभ है, ये कितना लिया गया, ये भी पूर्ति को प्रभावित करता है। पूर्ति तालिका, जिस तरह से मांग की तालिका बनती है, पूर्ति की तालिका भी बनती है। पूर्ति तालिका भी दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका और एक होती है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, एक होती है बाजार पूर्ति तालिका। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका द्वारा एक मूल्य पर एक व्यक्ति विशेष द्वारा उपलब्ध कराई गई मात्रा पूर्ति तालिका में आती है, और व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का योग बाजार पूर्ति तालिका कहलाती है। ये देखिए, बाजार पूर्ति ये व्यक्तिगत है, ये ए जो है ये व्यक्तिगत है कि अगर कीमत 500 रुपये है तो वो 600 इकाई लेगा। जैसे जैसे कीमत घटेगी, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है, वैसे वैसे पूर्ति कम हो रही है। ठीक है ना। ये बी की भी देख लीजिए, जैसे जैसे कीमत कम हो रही है इसकी भी पूर्ति कम हो रही है। सी की भी देख लीजिए, पूर्ति कम हो रही है। यही चीज़ जब हम मांग में देखते हैं तो ये मूल्य के विपरीत चलती है। मूल्य अगर नीचे की ओर आएगा तो डिमांड ऊपर की ओर जाएगी। ये प्राइस है, ये डिमांड है, उल्टी चलेगी। जबकि पूर्ति के अंतर्गत जिस डायरेक्शन में पूर्ति जा रही है
मूल्य भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे, या जिस डायरेक्शन में मूल्य जा रहे हैं पूर्ति भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब प्रश्न ये था कि व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है और बाजार पूर्ति क्या होती है। तो ये है व्यक्तिगत पूर्ति ए व्यक्ति की। ए व्यक्ति की पूर्ति, बी व्यक्ति की पूर्ति, सी व्यक्ति पूर्ति का अगर योग कर दिया जाए तो ये बाजार पूर्ति कहलाती है। 600 प्लस 400 प्लस 700 बराबर 1700, 500 प्लस 300 प्लस 650 बराबर 1450। तो बाजार पूर्ति के अंतर्गत व्यक्तिगत मांग पूर्ति का योग बाजार पूर्ति कहलाती है। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये पूर्ति की रेखा है। जिस प्रकार से अपन मांग की रेखा बनाते हैं, तो मांग की रेखा में हम देखते हैं मांग की रेखा ऐसे बनती है, तो पूर्ति की रेखा बिल्कुल ऐसे बनेगी। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो उसकी मात्रा कम होगी, तो बिंदी यहाँ लगेगी। जैसे मूल्य बढ़ गया तो उसकी मात्रा भी बढ़ गई, तो बिंदी यहाँ लगेगी। फिर मूल्य बढ़ गया तो फिर मात्रा बढ़ गई, बिंदी यहाँ लगेगी। इसलिए पूर्ति वक्र ऐसे चलेगा। मांग वक्र ऐसे चलता है, ये डिमांड वक्र है, ये सप्लाई वक्र है। तो ये समझने की बात है कि पूर्ति वक्र बनता कैसा है। तो पूर्ति वक्र प्राइस के डायरेक्शन में चलेगा। प्राइस अगर रेज हो रही है तो पूर्ति भी रेज होगी। प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो पूर्ति वक्र भी डिक्रीज होगा। तो प्राइस के साथ साथ चलने के कारण, ये इस साइड में प्राइस है, इस साइड में क्वांटिटी है, तो प्राइस और क्वांटिटी का जब अपन कॉम्बिनेशन करेंगे तो सप्लाई कर्व हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि पूर्ति वक्र ऊपर उठता हुआ क्यों होता है। तो जिस तरह से मांग वक्र नीचे गिरता हुआ होता है, उसके विपरीत पूर्ति वक्र ऊपर की ओर जाएगा। नीचे से प्रारंभ होगा और ऊपर की ओर जाएगा। नीचे से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाने का एक मुख्य कारण यह है कि मूल्यों में वृद्धि के कारण जब किसी वस्तु के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जिस मात्रा में मूल्य बढ़ेंगे उसी मात्रा में उसकी पूर्ति बढ़ेगी। जैसे जैसे मूल्य बढ़ते चले जाएंगे उसी अनुपात में पूर्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस कारण से ये नीचे से ऊपर जाता है। वस्तुओं के मूल्य में कमी, जब कमी होगी तो जिस प्रोपोर्शन में कमी होगी, जितनी मात्रा में कमी होगी, ठीक उसी मात्रा में रेखा नीचे की ओर आएगी। दीर्घकाल में पूर्ति समायोजन। अब लॉन्ग टर्म दीर्घकाल की, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करें तो दीर्घकाल में पूर्ति हमेशा मांग के बराबर हो जाती है। अल्पकाल में तो ये इम्बैलेंस लगता है मांग और पूर्ति में, लेकिन दीर्घकाल में पूर्ति हमेशा मांग के बराबर चलती है। नए उत्पादों और विक्रेताओं का प्रवेश होने के कारण भी ये वक्र नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसके बाद में इस पूर्ति वाले वक्र में और क्या है, जिस तरह से हमने मांग का विस्तार और मांग का संकुचन देखा था, ठीक उसी प्रकार से पूर्ति का विस्तार और संकुचन, पूर्ति में वृद्धि और कमी। ये मांग वाले चैप्टर में बहुत विस्तृत से समझाई थी, जब मैंने बहुत ही आसानी से एक बात बताई थी कि विस्तार और संकुचन से अभिप्राय मूल्यों के स्थिर रहते हुए, मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मूल्य तो स्थिर हैं, मूल्यों के स्थिर रहते हुए अन्य किन्हीं कारणों से पूर्ति में अगर कमी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो वो पूर्ति में वृद्धि और कमी कहलाएगी। और मूल्यों में परिवर्तन के कारण पूर्ति में जो परिवर्तन होता है, जैसे मूल्य बढ़ गए पूर्ति बढ़ गई, मूल्य घट गए पूर्ति घट गई, तो वो पूर्ति का विस्तार और संकुचन कहलाएगा। वापस से देखिए, पूर्ति में विस्तार और संकुचन से अभिप्राय अन्य बातों के यथावत रहते हुए मूल्य में कमी होने पर पूर्ति में कमी होना पूर्ति का संकुचन कहलाता है। इसके विपरीत मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति का बढ़ना पूर्ति का विस्तार कहलाता है। तो विस्तार और संकुचन का कनेक्शन अन्य सभी बातों के यथावत रहते हुए केवल कीमत में हुए परिवर्तन के कारण है, जबकि पूर्ति में वृद्धि और कमी से अभिप्राय केवल मूल्य के स्थिर रहते हुए अन्य किन्हीं कारणों से, आदत बदल गई, फैशन बदल गई, मौसम बदल गया, आय बदल गई, रुचि बदल गई और पूर्ति मार्केट में कम हो गई या पूर्ति ज़्यादा हो गई, तो वो पूर्ति की कमी वृद्धि कहलाएगी।
कमी वृद्धि का कनेक्शन मूल्यों के स्थिर रहते हुए अन्य कारणों से है, जबकि विस्तार और संकुचन से अभिप्राय अन्य सभी कारणों के स्थिर रहते हुए केवल कीमत में परिवर्तन के कारण पूर्ति का घटना या बढ़ना पूर्ति का विस्तार और संकुचन कहलाता है। क्लियर? ये पूर्ति का संकुचन दिखाया है, पूर्ति में कमी और वृद्धि को दिखाया है। उसके बाद में पूर्ति के नियम के अपवाद या पूर्ति वक्र नीचे की ओर झुकता हुआ क्यों होता है, इसके सामान्य से कारण। तो पूर्ति के नियम के अपवाद बताएं। सामान्यतः कीमत बढ़ने पर मांग की पूर्ति बढ़ती है और कीमत कम होने पर मांग की पूर्ति कम होती है, किंतु निम्नलिखित दशाओं में यह नियम लागू नहीं होता। कृषिजन्य उत्पाद की पूर्ति के संदर्भ में नियम लागू नहीं होता, पुरानी वस्तुओं के संदर्भ में लागू नहीं होता, स्थितिक दशाओं में लागू नहीं होता, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना होती है तब लागू नहीं होता, नीलामी जब होती है तो ये लागू नहीं होता, अल्पकालीन अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पूर्ति की लोच क्या है। तो ये दो चैप्टर एक साथ आ गए, पूर्ति और जैसे मांग और मांग का नियम था ना, तो पूर्ति की लोच अपन अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक करेंगे अपन पूर्ति की लोच को। अपन पूर्ति का नियम पूरा, पूर्ति को प्रभावित करने वाले घटक, व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका, पूर्ति को ऊपर उठता हुआ क्यों होता है, पूर्ति का विस्तार, पूर्ति में वृद्धि कमी, पूर्ति वक्र नीचे झुकता हुआ क्यों होता है, इसका कारण। यहाँ तक अपन ने कर दिया। पूर्ति की लोच को अपन अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि उसको बहुत ही विस्तृत से समझाना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।